बायोलॉजी विद एक्सपेरिमेंट चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हमने पिछले लेक्चर में बच्चे की अनेक अवस्थाओं के बारे में जाना। आज उन्हीं अवस्थाओं को हम डिटेल से देखेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। इस प्रकार वैज्ञानिकों ने विकास की विभिन्न अवस्थाओं में विभक्त किया। उनको डिटेल से देखते हैं हम। गर्भकालीन अवस्था, इसमें क्या होता है? यह अवस्था गर्भाधान से जन्म के समय तक मानी जाती है। इस अवस्था की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। गर्भकालीन अवस्था कौन सी होती है? बच्चे के मां के पेट में जो अवस्था होती है उस अवस्था को गर्भकालीन अवस्था कहते हैं, जो गर्भाधान से लेकर जन्म से पहले की अवस्था होती है। इस अवस्था में विकास की गति अन्य अवस्थाओं से तीव्र होती है। इसमें बच्चे की विकास की गति तेजी से होती है। समस्त रचना, भार और आकार में वृद्धि तथा आकृतियों का निर्माण इसी अवस्था में होता है। इस अवस्था में होने वाले परिवर्तन मुख्यतः शारीरिक ही होते हैं, मतलब मानसिक विकास इसमें कम होता है। शारीरिक जैसे सिर का बनना, हाथों पैरों का बनना, उंगलियों का अलग अलग बनना, सारी इसी में विकास होता है। शारीरिक विकास इसी अवस्था में होता है। आगे देखते हैं शैशवावस्था। शैशवावस्था कौन सी है? जन्म से लेकर 15 दिन की अवस्था को शैशवावस्था कहा जाता है। इस अवस्था के समायोजन की अवस्था भी कहा जाता है। उसकी उचित देखभाल के द्वारा नए वातावरण के साथ समायोजन माता पिता द्वारा किया जाता है। दूसरी अवस्था कौन सी है? गर्भकालीन अवस्था के बाद में शैशवावस्था आती है। शैशवावस्था में क्या होता है? बच्चे का जन्म होता है और जन्म से लेकर 15 दिन तक का जो समय होता है उसे शैशवावस्था कहते हैं। इस अवस्था को समायोजन अवस्था भी कहा जाता है, क्योंकि बच्चा एकदम से माँ के पेट से निकलकर बाहर के वातावरण में आता है तो उसको थोड़ी दिक्कत होती है, तो उसकी उचित देखभाल करनी चाहिए हमें। और इस अवस्था को कौन सी अवस्था कहा जाता है? समायोजन की अवस्था। अगली है बचपनावस्था। यह अवस्था 2 सप्ताह से होकर 2 वर्ष तक चलती है। यह अवस्था दूसरों पर निर्भर होने की होती है। अब तीसरी अवस्था कौन सी आई है इसमें? बचपनावस्था, जो दूसरों पर निर्भर करती है। इसमें बच्चा लेटे लेटे रहता है, फिर थोड़ा 9 महीने की 10 महीने के होने के बाद में वो थोड़ा घुटनों के बल और पैरों के बल थोड़ा थोड़ा चलने की कोशिश करने लगता है। वो हर चीज़ के लिए दूसरों पर निर्भर करता है इस अवस्था में। संवेगात्मक विकास की दृष्टि से इस अवस्था में बच्चे के भीतर लगभग सभी प्रमुख संवेग जैसे प्रसन्नता, क्रोध, हर्ष, प्रेम, घृणा आदि विकसित हो जाते हैं। यह अवस्था संवेग प्रधान होती है, मतलब इस अवस्था में संवेगात्मक विकास सबसे ज़्यादा होता है। इसमें प्रसन्नता, क्रोध, हर्ष, प्रेम, घृणा आदि सारे संवेग विकसित हो जाते हैं। हम 1 साल से 1.5 साल के बच्चे को सबसे ज़्यादा खिलाते हैं, क्योंकि वो हमारी एक्टिविटी देखकर हंसता है, रोता है, वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट होता है। नेक्स्ट है 4th अवस्था है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में क्या होता है? यह अवस्था शारीरिक एवं मानसिक विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण होती है। अध्ययन की दृष्टि से इसे 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष तक और उत्तर बाल्यावस्था 7 से 12 वर्ष तक। फ्रेंड्स, ये अवस्था इम्पोर्टेंट्स है, आप इनको नोट कर लो, एग्जाम में लगभग ये पूछी जाती है। कौन सी? बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था कौन सी होती है? 2 से लेकर 6 वर्ष तक और उत्तर बाल्यावस्था 7 से लेकर 12 वर्ष तक। इस अवस्था में बालकों में जिज्ञासु प्रवृत्ति अधिक होती है, जिससे वह अपने माता पिता शिक्षकों से तरह तरह के सवाल करता है। मतलब इस अवस्था में हम बच्चों को स्कूल में डाल देते हैं और उसमें जिज्ञासा प्रवृत्ति सबसे ज़्यादा होती है। इस स्टेज में बच्चे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा करते हैं। बाल्यावस्था में बालकों में समूह प्रवृत्ति का विकास होता है। बच्चे साथियों के साथ रहना और खेलना अधिक पसंद करते हैं। मतलब इसमें पूर्व बाल्यावस्था है, इसे खिलौनों की आयु भी कहा जाता है। और उत्तर बाल्यावस्था है, इसको समूह की आयु भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें बच्चे अपना समूह बनाकर रहना पसंद करते हैं और बाहर ज़्यादा खेलना पसंद करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं व्यय संधि। व्यय संधि क्या है? व्यय संधि बाल्यावस्था और किशोरावस्था को मिलाने में सेतु का कार्य करती है। यह अवस्था बहुत कम समय की होती है, लेकिन शारीरिक विकास की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण अवस्था है।
वयस्संधि अवस्था कौन सी होती है? जो बाल्यावस्था का तो अंत होता है लेकिन किशोरावस्था का प्रारंभ होता है, उस बीच के काल को क्या बोला जाता है? वयस्संधि काल। यह वयस्संधि काल है, यह बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास के रूप में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। इस अवस्था की प्रमुख विशेषताएं है यौन अंगों की परिपक्वता का विकास। बालिकाओं में यह अवस्था सामान्यतः 11 से 13 वर्ष के बीच प्रारंभ हो जाती है और बालकों में 12 से 13 के बीच में। यह अवस्था क्या होती है? इसमें उनके यौन अंगों का परिपक्वता या विकास होना स्टार्ट हो जाता है। बालिकाओं में यह अवस्था 11 से 13 वर्ष तक बीच में प्रारंभ हो जाती है और बालकों में 12 से 13 वर्ष की आयु के बीच में। अगली अवस्था है किशोरावस्था। यह अवस्था 13 वर्ष से प्रारंभ होकर 21 वर्ष तक चलती है। इस अवस्था को अध्ययन की दृष्टि से 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सी? पूर्व किशोरावस्था जो 13 से लेकर 16 वर्ष तक है, उत्तर किशोरावस्था जो 17 से लेकर 21 वर्ष तक है। फ्रेंड्स, ये आंकड़े हैं, ये बहुत पुराने हो चुके हैं। आज के जो आंकड़े हैं वो इन सभी में 2-2 वर्ष के घटा दिए गए हैं, लेकिन अपने एग्जाम की दृष्टि से यही आंकड़े महत्वपूर्ण हैं। नेक्स्ट देखते हैं। इस अवस्था में बालकों में समस्या की अधिकता, परिकल्पना की अधिकता और सामाजिक अस्थिरता होती है। इस समय किशोरों को शारीरिक एवं मानसिक समायोजन में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। शारीरिक और मानसिक परिवर्तन के फलस्वरूप उनके संवेगात्मक, सामाजिक और नैतिक जीवन के स्वरूप परिवर्तित होता है। मतलब किशोरावस्था को सबसे ज़्यादा कठिन अवस्था माना गया है। इसमें सबसे ज़्यादा संवेगों का उथल पुथल होता है, मानसिक और शारीरिक दोनों ही में परिवर्तन होता है। किशोरावस्था को संघर्ष और तूफान की अवस्था कहा गया है। कौन सी अवस्था कहा गया है? संघर्ष और तूफान की अवस्था। अगली अवस्था है प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था में क्या होता है? किशोरावस्था के पश्चात 21 से 40 वर्षों की अवस्था प्रौढ़ावस्था कहलाती है। इस अवस्था में व्यक्ति अपने जीवन के लक्ष्यों को पाने की कोशिश करता है। यह पारिवारिक जीवन में प्रवेश की अवस्था है। जो प्रौढ़ावस्था होती है वो कौन सी होती है? 21 से लेकर 40 तक की। इस अवस्था में व्यक्ति क्या करता है? सेटल होने की कोशिश करता है। वो अपने इनकम के परमानेंट साधन बनाने की कोशिश करता है, अपना घर बनाने की कोशिश करता है, वो हर तरीके से सिक्योर रहने की कोशिश करता है प्रौढ़ावस्था में। मध्यावस्था ये कहाँ से शुरू होती है? 41 से 60 वर्ष की आयु को मध्यावस्था माना गया है। इस अवस्था में प्राणी के अंदर शारीरिक व मानसिक परिवर्तन होते हैं। इस अवस्था में व्यक्ति सुख, शांति व प्रतिष्ठा से जीने की कामना करता है। सामाजिक संबंधों के प्रति भी मनोवृत्तियाँ दृढ़ हो जाती हैं। मध्यावस्था कौन सी होती है? 41 से लेकर 60 वर्ष तक की, और इसमें शारीरिक और मानसिक दोनों ही परिवर्तन होते हैं। और व्यक्ति कौन सी लाइफ चाहता है इसमें? नेक्स्ट है अपनी वृद्धावस्था। इस अवस्था में क्या होता है? जीवन की अंतिम अवस्था वृद्धावस्था है, जो 60 वर्ष से प्रारंभ होकर जीवन के अंत समय तक मानी जाती है। यह अवस्था ह्रास की अवस्था होती है। इस अवस्था में शारीरिक व मानसिक क्षमताओं को ह्रास होने लगता है, स्मरण शक्ति कम होने लगती है। वृद्धावस्था में क्या होता है कि जो बंदे में नए सेल्स बनने की बजाय टूटने लगती है, उसमें क्या होता है? शारीरिक और मानसिक दोनों क्षमताओं में कमी आती है। आगे देखते हैं परीक्षा उपयोगी तथ्य, एक एक करके इनको पढ़ेंगे। विकास गर्भाधान से लेकर जीवन पर्यंत तक चलता रहता है। इसमें क्या कहा गया है? विकास एक निरंतर प्रक्रिया है जो गर्भाधान से लेकर जब तक बंदे की मृत्यु नहीं होती तब तक लगातार चलता रहता है। विकास में होने वाले परिवर्तन शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक होते हैं। विकास में जो परिवर्तन होते हैं वो सभी प्रकार से होते हैं, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, सामाजिक हो या संवेगात्मक हो। आगे देखते हैं। विकास में होने वाले परिवर्तन गुणात्मक होते हैं। विकास क्रम प्राणी को परिपक्वतावस्था प्रदान करता है। विकास परिपक्वता और परिवर्तनों की श्रृंखला है। विकास किसकी श्रृंखला है? परिपक्वता और परिवर्तनों की श्रृंखला है।
विकास को क्रमिक परिवर्तनों की श्रृंखला कहा जाता है। इसके फलस्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताओं का उदय होता है और पुरानी विशेषताओं की समाप्ति होती है। मतलब ये क्रमबद्ध होता है, ऐसे नहीं कि पहले कुछ हो गया फिर कुछ हो गया। विकास एक क्रमबद्ध होने वाली प्रक्रिया है। इसमें व्यक्ति का जो नई विशेषताओं का उदय होता है तो पुरानी विशेषताएं उसमें अपने आप लुप्त होती जाती हैं। विकास में होने वाले परिवर्तन रचनात्मक और विनाशात्मक दोनों प्रकार के होते हैं। प्रारंभिक अवस्था में होने वाले परिवर्तन रचनात्मक होते हैं, उत्तरार्ध में होने वाले परिवर्तन विनाशात्मक होते हैं। मतलब जब बच्चा जन्म लेता है तो उसमें प्रत्येक चीज नई बनती है, उसके शरीर में विकास होता है, मानसिक विकास होता है, उसकी हाइट बढ़ती है, उसके शरीर वजन को प्राप्त करता है, ऊंचाई को प्राप्त करता है, उसमें हर रोज नए टिश्यू सेल बनते हैं। लेकिन जैसे ही वो 60 वर्ष की अवस्था को पार कर लेता है, वृद्धावस्था में आ जाता है, तो उसके सेल टिश्यू टूटने लगते हैं, उसकी मानसिक क्षमता कम होने लगती है। तो वो कौन सी विकास होगा? विनाशात्मक विकास। आगे देखते हैं, रचनात्मक परिवर्तन प्राणी में परिपक्वता लाते हैं और विनाशात्मक परिवर्तन उसे वृद्धावस्था की ओर ले जाते हैं। मतलब जो रचनात्मक उसमें कुछ नया बनता है तो वो बच्चे का क्या करता है? विकास करता है, परिपक्वता लाते हैं। और विनाशात्मक परिवर्तन में क्या होता है? उसमें ह्रास होता है प्रत्येक चीज का और वो वृद्धावस्था की ओर ले जाते हैं, मतलब बुढ़ापे की ओर लेके जाते हैं। मानव का शारीरिक विकास 2 दिशाओं में होता है, मस्तकाधुमुखी विकास और निकट दूर विकास क्रम। जो मनुष्य का विकास है वो कौन सी 2 दिशाओं में होता है? मस्तकाधुमुखी विकास। इसमें क्या होता है? पहले सबसे पहले सिर का विकास होगा, फिर उसका पैरों का होगा, सिर से लेकर पैर तक विकास होगा। तो आपने ये नोटिस किया होगा, जितना छोटा बच्चा होता है उसका सिर सबसे बड़ा होता है, क्योंकि बच्चे का सिर का विकास सबसे पहले होता है और उसके हाथों पैरों की लंबाई वजन वो बाद में प्राप्त करता है, तो बाद में होता है। और निकट से दूर विकास क्रम क्या होता है? केंद्र से दूर की तरफ जाता है उसका विकास, मतलब न कि केंद्र की तरफ आता है। तो केंद्र से दूर की तरफ के विकास को क्या कहेंगे? निकट से दूर की विकास के क्रम। जैसे ये क्या है? केंद्र। ऐसे विकास इसके से दूर होएगा, केंद्र से दूर की तरफ फैलेगा, तो इसे हम निकट दूर विकास क्रम बोलेंगे। आगे देखते हैं, मस्तकाधोमुखी विकास सिर से पैर की ओर होता है। भ्रूणावस्था में पहले सिर का विकास होता है, बाद में धड़ तथा निचले भागों का विकास होता है। भ्रूणावस्था कौन सी होती है? जब माँ के पेट में बच्चा होता है और उसमें सबसे पहले क्या बनता है? सिर बनता है, उसके बाद में धड़, हाथ, पैर और बाद में उसके उंगलियां अलग अलग डिफ्रेंशिएट होती है। आगे देखते हैं, निकट दूर विकास क्रम में शारीरिक विकास सब पहले केंद्रीय भागों से प्रारंभ होता है, इसके बाद केंद्र से दूर के भागों में होता है। नेक्स्ट है, विकास क्रम में कोई भी बालक पहले सामान्य क्रिया करता है, इसके बाद में विशेष क्रिया की ओर अग्रसर होता है। मतलब पहले वो छोटी चीजें सीखेगा, उसके बाद में ही कुछ बड़ा करेगा। सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है, ना कि विशिष्ट से सामान्य की ओर। जैसे स्कूल में आप एजुकेशन का एग्जांपल ले लेते हैं, बच्चे को स्कूल में डालते हैं, ABCD से स्टार्ट करता है, फिर बाद में वो बड़े बड़े पैराग्राफ पढ़ने लग जाता है। तो ये विकास कौन सा हो गया? सामान्य से विशिष्ट की ओर। आगे देखते हैं, प्रत्येक बालक के विकास दर तथा प्रतिमानों में व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। मतलब प्रत्येक बालक की विकास की दर अलग अलग होती है, व्यक्तिगत भिन्नता होती है। 2 बच्चों का विकास दर समान नहीं होगी, उनकी विकास की अवस्था एक जैसी हो सकती है लेकिन विकास दर उनकी अलग अलग होगी, चाहे वो बहन भाई क्यों ना हो। शरीर के विभिन्न अंगों के विकास की गति समान नहीं होती, ये सही है, क्योंकि हमारे अलग अलग शरीर के अंगों का विकास अलग अलग होता है। जैसे सिर का सबसे पहले हो जाता है, हमारे हाथों पैरों का बाद में होता है, वैसे ही हमारी लाइफ में आंखों का साइज नहीं बढ़ता, हाथों पैरों का हमारे किशोरावस्था तक बढ़ता जाता है, हम उसको सही लंबाई प्राप्त करते हैं हाथों पैरों की, उंगलियों की। विकास परिपक्वता और शिक्षण दोनों का परिणाम होता है। विकास किसका परिणाम होता है? परिपक्वता और शिक्षक दोनों का परिणाम होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, इसको ध्यान में रखना। विकास किसका परिणाम है? परिपक्वता और शिक्षण दोनों का।
विकास बालक के विकास में पोषण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संतुलित और पौष्टिक भोजन, प्रोटीन, वसा, खनिज, लवण, विटामिन शारीरिक व मानसिक विकास में सहायक होते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। आपने नोटिस किया होगा, जिस बच्चे को संतुलित आहार उचित मात्रा में मिलता है उसका शरीर सुडौल होता है और मानसिक विकास भी बिल्कुल सही होता है। जो बच्चा कुपोषण का शिकार होता है वो नॉर्मल बच्चे की अपेक्षा कमज़ोर होता है और उसका मानसिक विकास भी उतना नहीं हो पाता। आगे देखते हैं, बालक के विकास को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं। सबसे पहले आता है पोषण। ये पोषण माँ के पेट से प्रारंभ हो जाता है। जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो माँ को उचित पोषण वाला भोजन लेना चाहिए ताकि बच्चे का मानसिक और शारीरिक विकास अच्छे से हो सके। उसके बाद है बुद्धि, फिर यौन, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, प्रजाति, रोग एवं चोट, घर का वातावरण, पास पड़ोस का वातावरण, विद्यालय का वातावरण, सांस्कृतिक वातावरण तथा शुद्ध वायु एवं प्रकाश। आज के टाइम में फ्रेंड्स, वातावरण को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका माना जाता है बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास में, क्योंकि वाटसन एक मनोवैज्ञानिक है। उन्होंने ये बोला है, तुम मुझे कोई भी बच्चा लाकर दो, मैं उसे कुछ भी बना दूंगा। क्योंकि उन्होंने एक स्टडी की है कि बच्चे का विकास सारा उसके इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है, वातावरण पर ही डिपेंड रहता है। नेक्स्ट देखते हैं, शिशुअवस्था शिशु के समायोजन की अवस्था कहलाती है, क्योंकि इस अवस्था में शिशु गर्भाशय के आंतरिक वातावरण से निकलकर बाह्य वातावरण के साथ समायोजन का प्रयास करता है। शिशुअवस्था होती है, उसे कौन सी अवस्था कहेंगे? समायोजन की, क्योंकि वह अपने वातावरण के साथ समायोजन करता है। माँ के पेट से एकदम से बाहर निकलकर वो बाहर के वातावरण में एडजस्ट होना उसके लिए थोड़ा मुश्किल होता है। वो एडजस्ट होने की कोशिश करता है और रोता है। बच्चा जब जन्म लेता है तो क्यों रोता है? वातावरण के परिवर्तन के कारण। आगे देखते हैं, विकास के क्रम में शिशुअवस्था की मुख्य विशेषताएं हैं। क्या? अपरिपक्वता, प्राआश्रितता, संवेदनशीलता, व्यक्तिगत भिन्नता इत्यादि। मतलब अपरिपक्वता मतलब उसका पूरा विकास नहीं हुआ है, प्राआश्रितता मतलब वह दूसरों पर डिपेंड है, संवेदनशीलता, व्यक्तिगत भिन्नता। आगे देखते हैं, बचपनावस्था की विशेषताएं होती है। इनको किस नाम से जानेंगे? खतरनाक अवस्था, अजीबोगरीब अवस्था, आत्मनिर्भरता की अवस्था, उत्तरोत्तर वृद्धि और विकास, पुनरावृत्ति की प्रवृत्ति, आत्म केंद्रित और स्वयं प्रेमी, नैतिकता का भाव, अनुकरण की प्रवृत्ति, मानसिक प्रक्रियाओं के विकास में तीव्रता, सामाजिक भावना का उदय। बचपनावस्था की कौन कौन सी विशेषता है एक बार फिर से देख लो। खतरनाक अवस्था, अजीबोगरीब अवस्था, आत्मनिर्भरता की अवस्था, उत्तरोत्तर वृद्धि और विकास, पुनरावृत्ति की प्रवृत्ति, आत्म केंद्रित और स्व प्रेमी, नैतिकता का भाव, अनुकरण की प्रवृत्ति, मानसिक प्रक्रियाओं के विकास में तीव्रता, सामाजिक भावनाओं का उदय। आगे देखते हैं, पूर्व बाल्यावस्था को तीव्र विकास की अवस्था, स्कूल पूर्व की अवस्था, समूह पूर्व की अवस्था और जिज्ञासु प्रवृत्ति की अवस्था कही जाती है। पूर्व बाल्यावस्था को कौन सी? तीव्र विकास की अवस्था, स्कूल पूर्व की अवस्था और समूह पूर्व अवस्था और जिज्ञासु प्रवृत्ति की अवस्था किसे कही जाती है? पूर्व बाल्यावस्था को। और पूर्व बाल्यावस्था में बालक अपनी क्रियाओं में हस्तक्षेप करना पसंद नहीं करता, वह स्वतंत्र रूप से अपने अनुसार कार्य करना चाहता है। आगे है, विकास के क्रम में उत्तर बाल्यावस्था को प्रारंभिक स्कूल की आयु, चुस्ती की आयु, गंदी आयु, समूह की आयु, सारस अवस्था और नैतिक विकास की आयु इत्यादि की अवस्था कहा गया है। उत्तर बाल्यावस्था कौन सी आयु कहा गया है? स्कूल, प्रारंभिक स्कूल की आयु, चुस्ती की आयु, गंदी आयु की। गंदी आयु क्यों कहा गया? कि इसमें बच्चे खेल कूद में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, वो अपने आप को गंदा ज़्यादा रखते हैं, जैसे मिट्टी में, कीचड़ में आदि में। समूह आयु, सारस अवस्था और नैतिक विकास की आयु कहा जाता है। और सबसे सुनहरी अवस्था कौन सी होती है? विकास क्रम में किशोरावस्था को सुनहरी अवस्था कहा गया है। आगे देखते हैं, किशोरावस्था के प्रमुख विशेषताएं। यह परिवर्तन की अवस्था है। इस अवस्था में विषम लिंगी भावनाओं का विकास होता है। इस अवस्था में बालक में कल्पना की प्रधानता होती है। यह तनाव और परेशानी की अवस्था है। यह पूर्ण वृद्धि की अवस्था कहलाती है।
यह आत्मनिर्भरता और व्यवसाय चुनने की अवस्था होती है। किशोरावस्था कौन कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं? परिवर्तन की अवस्था, इसमें शारीरिक और मानसिक दोनों ही परिवर्तन होते हैं। विषमलिंगी भावनाओं का सबसे ज्यादा विकास होता है। लड़के लड़की एक दूसरे की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं इस अवस्था में। इस अवस्था में बालक में कल्पना की प्रधानता होती है। वो काल्पनिक दुनिया में ज्यादा जीतता है, ऐसे कर दूंगा मैं, वैसे कर दूंगा। यह तनाव और परेशानी की अवस्था है। बच्चे इसमें छोटी छोटी चीज़ों को ज़्यादा दिल से लगाते हैं, उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। यह पूर्ण वृद्धि की अवस्था है। आत्मनिर्भरता और व्यवसाय चुनने की अवस्था है। इसमें बच्चों को अपने खुद के पसंद का करना बहुत पसंद होता है। जैसे मुझे पायलट बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है। इसमें ये कौन से होता है? 10th 11th 12th वाले बच्चे होते हैं, अपना व्यवसाय खुद निर्धारित करते हैं। वृद्धि गर्भावस्था से प्रौढ़ावस्था तक चलती है। हाँ, जब गर्भधान होता है तब से वृद्धि होनी स्टार्ट हो जाती है और फिर ये मृत्युपर्यंत तक चलती रहती है, चाहे वो रचनात्मक हो या विनाशात्मक। वृद्धि में होने वाले परिवर्तन शारीरिक होते हैं। वृद्धि के दौरान होने वाले परिवर्तन मात्रात्मक होते हैं। वृद्धि में होने वाले परिवर्तन रचनात्मक भी होते हैं और वृद्धि में होने वाले परिवर्तन विनाशात्मक भी होते हैं। ये भी हमने देखा है। विकास कभी नहीं समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है। किस सिद्धांत से संबंधित है? निरंतरता से, जो लगातार चलता जाता है, कभी समाप्त नहीं होता। विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के अनुसार निम्न कक्षाओं में शिक्षण खेल विधि पर आधारित होती है। विकास में वृद्धि का तात्पर्य है बालकों में सीखने, स्मरण और तर्क इत्यादि की क्षमता में वृद्धि होना। विकास का क्या तात्पर्य है? विकास की वृद्धि में क्या तात्पर्य है? बालकों में सीखने, स्मरण और तर्क इत्यादि की क्षमताओं में वृद्धि होना। गर्भ में बालक विकसित होने में कितना टाइम लगता है? 280 दिन। कितना? 280 दिन या फिर 9 महीने। नवजात शिशु का भार कितना होता है? 7 पाउंड या 6 से 8 पाउंड के बीच में। नवजात शिशु का भार कितना होता है? 7 पाउंड या 6 से 8 पाउंड के बीच में। फ्रेंड्स, आज की क्लास हमारी इस चैप्टर के साथ यहीं ख़त्म होती है। कल हम नया चैप्टर लेके आएंगे, इसी बुक का 2nd चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और जाने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना और साथ में वीडियो को जरूर शेयर करें, क्योंकि आपके हर एक सब्सक्रिप्शन से हमें मोटिवेशन प्राप्त होता है। धन्यवाद।